गुड इवनिंग एंड नमस्ते सबको। आज मैं थोड़ा बेसिक्स बता दूंगी कि जो भी बच्चे हैं जिनको डिफिकल्टीज है, फिजिकल डिफिकल्टीज है, उनको बिना आपको ज्यादा तकलीफ हुए या कुछ आप कैसे उनको उनका ध्यान रख सकते हैं एंड सारी पोजीशनिंग वगैरह कैसे सब चीजें कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जैसे बच्चा बड़ा होता है उनका एक प्रोसेस होता है। तो हर एक साल मतलब एक साल में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसका पोजीशनिंग क्या होंगी, तो उनको डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का नाम दिया जाता है। तो हर एक पॉइंट मतलब एक टास्क खत्म करने के लिए, एक टास्क तक पहुंचने के लिए एक चढ़ाव जैसा होता है। तो वो चढ़ाव को डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हम बोलते हैं। तो जैसे पहले मंथ में वो थोड़ा स्माइल करना चालू करेगा, फिर थर्ड मंथ तक वो अपना सर उठाना चालू करेगा। तो वैसे वैसे रोल करता है फोर्थ मंथ पे, फिर धीरे धीरे बैठ 6 मंथ्स में बैठना सीखता है, फिर 11 मंथ्स में खुद खड़े होना सीखता है धीरे धीरे। तो वो सारा इस सब प्रोसेस को डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बोलते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि हर बच्चा जैसे 3 महीने में अगर सर उठाना है तो वो उठा ही देता है, एंड 8 महीने में क्रॉल करना है तो करता है। तो ये एक नॉर्मल गिवन टाइम होता है, एक प्रिडिक्टेबल टाइम होता है। और काफी बच्चे वो प्रिडिक्टेबल टाइम के हिसाब से भी जाते हैं। पर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो धीरे धीरे सब चीजें सीखते हैं। काफी बच्चे कुछ 1.5-2 साल तक चलते नहीं है, या इतना मतलब 8 महीने तक बैठते नहीं है। तो वो कभी नॉर्मल भी होता है, वो एक बच्चे का पेस भी होता है। बट अगर जैसे अगर इसके अलावा कोई और पहले से कोई रिस्क फैक्टर है या कुछ दिक्कतें आई हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी और ये डिले होता है, तो जाके हम लोग इस पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, मतलब ध्यान देना चाहिए एक्चुअली। तो मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसमें। तो जैसे ये फर्स्ट ये है बच्चा मतलब बच्चे का फंक्शनिंग का बता रहे, नॉर्मल ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो ब्रेन में जनरली क्या होता है इंसानों में कि कुछ भी हम लोग देखते करते हैं वगैरह, वो हमारे ब्रेन में जाता मतलब वो सिग्नल जाता है, फिर उसके हिसाब से हमें उसका क्या रिएक्शन होता है वो ब्रेन से सिग्नल आता है। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। बट अगर कोई प्रॉब्लम ब्रेन में कोई दिक्कतें हुई है तो जाके उसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। कभी हम लोग देख सही चीजें रहे हैं, समझ सही चीजें रहे हैं, बट वो बच्चा वो उसको मतलब उसको रिएक्ट नहीं कर पा रहा है उस चीज की वजह से। तो कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो उसमें फिर उसका जो रिएक्शन टाइम है या तो वो स्लो होगा या नॉट टू द पॉइंट होगा। ओके। और सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। सो ये जो बड़ा पार्ट है ब्रेन का, ये इसमें अपने डिफरेंट डिफरेंट इट कंट्रोल्स मूवमेंट, फिर कंसंट्रेशन होता है, टच, टेस्ट, हियरिंग, स्मेल, ये सारा ये बड़ा वाला ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है। और ये छोटू सा येलो वाला, दिस इज द बैलेंस, पोस्चर और वो सब पे ध्यान देता है। और इसके बाजू में ये स्ट्रक्चर जो है ये इनवॉल्युंटरी एक्शन जैसे सांस लेना, अपना हार्ट बीट्स का मतलब हार्ट बीट करना, वो सारा ये ध्यान रखता है। तो जनरली दिक्कतें कोई भी मोस्टली आती हैं तो या ये में आएंगी या फिर इस पार्ट में आएंगी। तो इस बड़े से स्ट्रक्चर में से किस पोजीशन में मतलब किस पार्ट ऑफ द ब्रेन में प्रॉब्लम आई है उसके हिसाब से बॉडी का फंक्शनिंग इफेक्ट होता है। ओके। सो ये सारी चीजों में मतलब व्हाट आर द कॉजेस मेनली। ओके, एनीवे, तो कॉजेस इसमें प्रीनेटल मतलब प्रेगनेंसी के दौरान अगर काफी ये होती है, प्रेगनेंसी में ही पता चल जाता है कोई जेनेटिक कंडीशन हो गया, या
क्रोमोसोमल कंडीशन, जैसे डाउन सिंड्रोम अगर सुना हो वो हो गया, या ऐसे काफी सारे सिंड्रोम्स होते हैं, क्रोमोसोमल या जेनेटिक कंडीशंस होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान ही पता चल जाते हैं। तो वो हो गया, या फिर कोई ब्रेन में इशू बट मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो सारा प्री नेटल पीरियड में आ जाता है। फिर पेरीनेटल हो गया ड्यूरिंग द बर्थ, मतलब या प्री मैच्योर बच्चा हो गया, या बर्थ क्राई में अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिला बच्चे को प्रेगनेंसी के टाइम, या फिर लेट से रोया, या कोई इसमें बर्थ ट्रॉमा एज इन कुछ प्रेगनेंसी के मतलब डिलीवरी के दौरान कुछ चोट लग गई बच्चे को, तो वो सारा पेरीनेटल में आ जाता है। फिर पोस्टनेटल में लेटर ऑन कभी, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा बुखार वगैरह आ गया तो सीजर अटैक्स आते हैं, या ऑलरेडी अंडरलाइन कोई ब्रेन इन्फेक्शन हो जाता है, काफी सारे ऐसे केसेस होते हैं, तो जाके ब्रेन के फंक्शंस इफेक्ट होते हैं। तो अगेन किस एरिया में इफेक्ट होता है उसके हिसाब से ये सारी दिक्कतें आती है, जैसे ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर वो हो गया, फिजिकली पता चल जाता है कि क्या दिक्कतें हैं। फिर लैंग्वेज का इश्यूज होते हैं, एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या कॉग्निशन, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगा। फिर धीरे मतलब जो लर्निंग पीरियड होता है वो धीरे से थोड़ा कंपेरेटिवली थोड़ा लेस रहता है उनका। और फिर जैसे सोशल स्किल्स एंड अडेप्टेबिलिटी, दैट इज वो बाकियों से कैसे इंटरेक्ट करता है, उसके दोस्त हो गए, या नेबर्स हो गए, या फिर कोई रिलेटिव्स हो गए, तो वो उन सबके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है और कैसे अडेप्ट होता है, ये सारी मतलब इन सब चीजों में थोड़ी दिक्कतें आने लगती हैं। सो आज हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे, एंड and for now I will continue with the topic of cerebral palsy, so all the motor dysfunctions. So generally cerebral palsy is a lot of क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारी चीजों का एक मिक्स्ड ये होता है, it's a disorder with a lot of issues in it, bodily movement disorder, movement issues वगैरह होते हैं। तो इसके काफी सारे पार्ट्स होते हैं, जब कौन सा ब्रेन का पार्ट इफेक्ट होता है उसके हिसाब से इसमें ये आते हैं, चेंजेस आते हैं। हम लोगों ने स्पैस्टिक, इसमें 4 टाइप्स होते हैं। स्पैस्टिक हो गया, डिस्काइनेटिक, अटैक्सिक और एक मिक्स्ड होता है। स्पैस्टिक में जनरली मोस्ट ऑफ द पार्ट्स अफेक्ट, मोस्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड होता है। उसमें कोई भी मूवमेंट एक तो हाइपर रहती है, और उसके साथ थोड़ा कभी टाइटनेस जैसे फील होता है, स्टिफ हो जाती हैं बॉडी की मूवमेंट्स बच्चों। Okay, so that becomes the spastic type. नेक्स्ट कम्स द डिस्काइनेटिक टाइप, उसमें अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स काफी सारी, कभी कभी अचानक से बच्चे को झटके आएंगे, मतलब एक मूवमेंट करने का ट्राई करेगा और एकदम से, जैसे अगर हाथ हिला रहा है एकदम से ऐसे अचानक से एक मूवमेंट आ गया, सो दैट कैन ऑल्सो बी दैट कैन ऑल्सो कम अंडर डिस्काइनेटिक और द डिस्काइनेटिक सीपी। फिर आता है अटैक्सिक सीपी। अटैक्सिक में होता है कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन इफेक्ट हो जाता है। तो अगर मतलब वो सीख भी जाता है अच्छे से, अगर वो जैसे कोई भी एक पोजीशन, नीलिंग हो गया, ऐसे वो कर भी लेगा, बट अगेन उसको बैलेंस करना उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन रखना, जैसे उठा के कोई चीज अपने मुंह तक लाना, तो वो इतना स्मूथली नहीं कर पाएगा जैसे हम नॉर्मली कर पाते हैं, कोई भी आधा बच्चा नॉर्मली कर पाता है। फिर आता है मिक्स्ड सीपी। तो मिक्स्ड इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, कभी स्पैस्टिक और डिस्काइनेटिक सीपी का कॉम्बिनेशन हो गया, ऐसे इसमें दोनों टाइप की सीपी के लक्षण दिखेंगे उस बच्चे में। तो हम जनरली इसमें स्पैस्टिक सीपी बहुत कॉमन देखा जाता है, एंड स्पैस्टिक
सीपी में भी काफी सारे टाइप्स होते हैं। जैसे हेमीप्लेजिक हो गया, उसमें एक पार्ट ऑफ द बॉडी इफेक्ट होती है, या राइट या लेफ्ट, दोनों हाथ पैर। फिर डाइप्लेजिक हो गया, डाइप्लेजिक में मोस्टली पैर ज्यादा इफेक्ट होते हैं, हाथ में थोड़े थोड़े स्टिफनेस वगैरह दिख सकता है। एंड फिर आ गया क्वाड्रिप्लेजिक सीपी। क्वाड्रिप्लेजिक सीपी में जनरली दोनों हाथ पैर इफेक्टेड होते हैं, दोनों में स्टिफनेस और टाइटनेस जो भी है वो सारी उसमें दिखेगी क्वाड्रिप्लेजिक सीपी। सो जैसे मैं बात करूंगी अभी, मतलब 3 इयर्स के बच्चे तक का कैसे उसको उनका ध्यान रख सकते हैं वगैरह। सो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे हैंडलिंग और केयर। एक सीपी बच्चे को कैसे, जैसे काफी बार कैसे पकड़ना है उनको, कैसे उठाना है, उसका काफी दिक्कत आता है बहुत लोगों को। सो वो भी डिपेंड करता है सीपी कौन से टाइप का सीपी है, जैसे सीपी बच्चा है। जैसे स्पैस्टिक सीपी में काफी सारे बच्चे होते हैं जो एकदम पीछे ये हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं, मतलब पीछे की तरफ पूरा इंक्लिनेशन हो जाता है। तो उनको नॉर्मल पोजीशन में भी रखोगे, थोड़ा मूव करने की कोशिश करोगे तो वो उल्टा होके उल्टा सी बन जाएंगे, मोस्टली ऐसा उसका प्रेजेंटेशन। तो उनको हम लोग, जैसे मैंने ये फोटो में देख रहे हैं, वैसे उनको बेंड करके ऐसे उठा सकते हैं। तो बेसिकली उनका सर थोड़ा झुका होना चाहिए और उनका कमर की तरफ से, हिप्स की तरफ से थोड़ा उठा होना चाहिए। तो हिप भी थोड़ा झुका होगा और सर भी झुका होगा, तो इससे एक तो बैलेंस भी रहेगा, मतलब मदर को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी उठाने में। एंड जैसे उसका जो ये पीछे जाने का इश्यूज है वो भी थोड़ा कंट्रोल में आएगा, तो यहाँ वहां देखना वगैरह इतना उसके लगाने लिए लगी इजी हो जाएगा। उतना लगाने लगी अदरवाइज एक उधर की तो लगा ये जो स्पैस्टिक सीपी, जिसका ये जो पीछे जाने का उसका एक्सटेंसर टोन बोलते हैं, तो जिनका एक्सटेंसर टोन हाई है उनके लिए हम ऐसे उठा सकते हैं। और जैसे अगर जो नॉर्मल है, जिनका एक्सटेंसर टोन वगैरह इतना खास नहीं है, तो उनको नॉर्मल जैसे बच्चे को उठाते हैं वैसे उठा सकते हैं। म्यूट या कर फिर किसी सेम लाना थी ऐसे अनम्यूट कर, कर रही है हाँ जैसे इन्होंने साइड में उठाया वैसे आगे की तरफ हम ऐसे ही तरीके से आगे की तरफ से पकड़ के उठा सकते हैं। तो हैंडलिंग इन केयर सिर्फ उठाने का भी नहीं, जैसे फीडिंग वगैरह के टाइम भी क्या बोल रही हो उसमें भी थोड़ा जैसे एक्सटेंसर टोन जिनका ज्यादा होता है उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए फीडिंग के टाइम वगैरह। तो अगेन, जैसे जो भी पोजीशन आप खाने के लिए, फीडिंग के लिए ले रहे हो, या फिर नॉर्मल उनके साथ खेलने के लिए बैठे हैं, जो भी है, बट इतना ध्यान रखना है कि उनका सब, मतलब वो मोस्टली ऐसे झुके हुए रहने चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं, ऐसे एकदम झुके हुए भी नहीं, बट थोड़ा सर आगे थोड़ा झुका हुआ और कमर की तरफ से भी थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। फिर सेकेंड आता है प्रमोट इन्फेंट एंड पेरेंट इंटरेक्शन। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे मतलब अपने मम्मा के पास ही होते हैं, पेरेंट्स के पास ही होते हैं। थेरेपीज वगैरह के लिए भी अगर आप ले आते हैं तो हमारे पास 45 मिनट्स 1 आवर तक का टाइम होता है, जितना बच्चा हमारे पास रहता है। तो हम लोग ज्यादा ये करते हैं कि पेरेंट्स जितना ज्यादा इन्वॉल्व हो उतना अच्छा है, बिकॉज लेटर ऑन जैसे 1 आवर का टाइम है वो हमारे पास है, हमें पता है कि हमें क्या क्या उनके साथ एक्सरसाइजेस करवानी है, कौन सी थेरेपीज देनी है। बट उनका बाकी वो पूरा टाइम आप मतलब पेरेंट्स के पास ही होता है। तो उस पूरे टाइम में वो बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, क्या कैसे इंटरेक्ट करता है, कोशिश कैसे करता है, वो सारा वो पेरेंट्स को ज्यादा पता होती है। सो उनका इन्वॉल्वमेंट उतना ही उसके वजह से ज्यादा भी होना चाहिए। सो वी विल ऑल्सो गेट अ बेटर आइडिया कि हाँ हमें और कैसे प्रोग्रेस करना है। सो जनरली थेरेपीज वगैरह अगर फिजियो के लिए जो आते हैं बच्चे, तो स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि अगर बहुत ज्यादा छोटा बच्चा है, 6-8 महीने का बच्चा अगर है, तो वो पेरेंट के साथ ही, जैसे बहुत बच्चे इतने ये काफी शाय होते हैं कि कोई किसी और के पास नहीं जाते, जैसे जाते हैं रोना चालू करते। तो व्हाट वी डू इज, हम जो भी बेसिक एक्सरसाइजेस जो करवा सकते हैं वो ममा के गोद में बिठा के उनको नॉर्मल कर स्टार्ट वैसे करते हैं।
तो इट्स लाइक बोलते हैं द वार्मथ ऑफ द पेरेंट, ममा का जो वार्मथ है, तो उससे वो जो चिड़चिड़ाहट होती है बच्चे की वो धीरे धीरे कम होती रहती है। एंड देन वी कैन प्रोग्रेस टू, हम ममा से अलग करके ममा को भी सिखाना एक्सरसाइजेस, और हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। बट अगेन पेरेंट इंटरेक्शन काफी ज्यादा मतलब होना चाहिए बेसिकली। आप जितना खेलो उनके साथ, जितना बातें करो, भले वो उतना रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट हैव दैट टच विद द चाइल्ड। फिर आता है encourage डेवलपमेंट एंड फंक्शनल स्किल्स इन प्ले। सो जैसे फर्स्ट ईयर रहता है, बच्चा अपने में अपने साथ अपने अकेले ही खेलता है, अपने में ही मोस्टली रहता है। सो अगर हम नॉर्मल बच्चे को देखते हैं तो वो काफी हाइपर रहते हैं, या पैर हिलाएंगे, हाथ हिलाएंगे, कुछ ना कुछ लेंगे, वो अपने में ये करते हैं। बट वेर एज इफ यू सी अ सीपी चाइल्ड, वो थोड़ा लेस एक्टिव होता है, इतना लेस एक्टिव रहेगा, उनका रिएक्शन टाइम स्लो रहेगा, उनका अपने खिलौनों में या बाकी सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट कंपेरेटिवली थोड़ा कम रहता है। सो इट इज ऑल द मोर नेसेसरी कि आप खेल मतलब अपने बच्चे को एंकरेज करें कि वो खेले, और कुछ नहीं, बस अपना हाथ मुंह तक ले जाना, कोई खिलौना दिया तो ले लेना, बस इतना थोड़ा थोड़ा ही सही, बट ज्यादातर उनको खेलने दे। मतलब उनके साथ आप भी बैठे एंड बात, जैसे बात करने का बोला, बात भी करें, एंड देन कोई खिलौना लेके उनको दे, या उनके सामने बजाए। मतलब आवाज वाला अगर ज्यादा उस पे उसके साथ रिएक्ट होता है तो वो करे, ऐसे खिलौने ले। एंड अगेन जितना प्ले इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट में, जैसे वो सोशल स्किल भी बढ़ाएगा, एंड देन फिजिकली, इमोशनली, हर एक चीज में प्ले इम्पोर्टेंस रखता है। सो वो सारा हम लोग हमारा एम होता है कि हम उसको एंकरेज करें। एंड इवन ड्यूरिंग थेरेपीज जितना हो सके ज्यादा, मतलब जैसे नॉर्मली एक्सरसाइज करवा के भेज तो नहीं, ऐसा नहीं, बट वी मेक श्योर कि उसके साथ खेलते खेलते सारी जो भी एक्सरसाइजेस करवानी है वो एक खेल के दौर में हम लेके जाए। Then comes promote sensory motor development. So generally बच्चा बहुत क्यूरियस, जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे बच्चे की क्यूरियोसिटी भी होती है। बच्चे जैसे मिट्टी खाते हैं, फिर कोई और चीज लेके मुंह में डालना, फर्स्ट रिएक्शन कुछ भी मिलता है लेके मुंह में डालना होता है उनका, अपना थंब सक करते हैं, फिर कोई भी चीज सामने दिखी उनको बस पकड़ना होता है। तो ये उसका एक डेवलपमेंटल प्रोसेस भी है, और ये एक्चुअली जरूरी भी है। जैसे सीपी बच्चे बिकॉज वो काफी इनएक्टिव होते हैं, सराउंडिंग्स में इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो और बाकी बिकॉज ऑफ अदर इन्वॉल्वमेंटल इश्यूज, अदर इश्यूज, दे कैन नॉट बी सो इन्वॉल्व। सो इसके सेंसरी मोटर डेवलपमेंट का काफी इस पे ध्यान भी देना चाहिए। मतलब कोई भी चीजें हो उनको आप दे सामने से, अगर वो कुछ करने, मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड, वो कुछ कर रहा है और नहीं कर पा रहा, एंड देन लॉट ऑफ टाइम्स लाइक हाँ ठीक है नहीं कर पा रहा, छोड़ देते हैं, नहीं, उसको वो एंकरेज करे कि वो रिपीटेटिव ही सही, बट वो सारी चीजें करे। जैसे कोई चीज उठानी है उसको, जैसे वो रबर वाले मुंह में डालने वाली चीजें आती है, खिलौने आते हैं कुछ, तो अगर वो अच्छा लगता है तो उसको दे, तो अगर वो मुंह में भी डाल रहा है तो इट्स ओके, आई मीन इट डजंट हार्म। या फिर कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर पा रहा, चिढ़ रहा है, बट देन अगेन यू एंकरेज इन डूइंग दैट, सो उनका ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ेगा, उससे मूवमेंट भी उतना ज्यादा होगा। एंड वो चीजों को मेनली पहचानेगा कि क्या चीज है, उसका टेक्सचर जैसे है वो पहचानेगा कि हाँ ये वाली चीज से ऐसा फील होता है, और जैसे कुछ ट्रिकी चीज हो तो अच्छा मुझे इसमें चोट लग सकती है, तो थोड़ा ये ध्यान भी उसको आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। So that is why sensory motor development is also necessary. फिर आता है हेड एंड नेक कंट्रोल। सो दिस इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट। जैसे जब तक हेड नेक कंट्रोल नहीं आता तब तक अगेन उसका बाकी का पोस्चरल डेवलपमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।
सो बेसिकली नेक कंट्रोल के लिए हम बच्चे को उल्टा सुलाने के लिए बोलते हैं। तो जितना वो उल्टा सोएगा और सामने खिलौने रख देने, कुछ आवाज वाले खिलौने या जो भी उसको अच्छा लगे वो सामने रख देना, तो वो उठ के मतलब थोड़ा गर्दन उठा के उस चीज को देखने की कोशिश करेगा। सो अगेन जब नेक कंट्रोल के ये सारी मतलब पोजिशनिंग के ऊपर बेसिकली डिपेंडेंट है, और सामने जो भी खिलौने रखते हैं वो कितना इन्वॉल्व हो रहा है कितना नहीं हो रहा, वो ध्यान देके आपको उतना ही मतलब इन्वॉल्व करवाना है। मतलब जैसे आवाज वाली चीजें बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, म्यूजिक वगैरह ऐसे ही, या बहुत बच्चे कलरफुल चीजें मतलब पसंद करते हैं, तो वैसे वैरायटीज जो बच्चा मतलब जिससे उसे खुशी होती है, जो हंस रहा है या उस पे ध्यान दे रहा है, अटेंशन ज्यादा दे रहा है, तो ऐसी सारी चीजें कलेक्ट करके उसको ऑलमोस्ट उल्टा सुला के वो सामने वो सारी चीजें रख देनी। तो वो मोस्टली या गर्दन उठा के देखेगा, या उसको हाथ से थोड़ा हिला हिला के, अपना हाथ हिला के उस चीज तक पहुंचने की कोशिश करेगा। सो वो सारी इसमें वैरायटीज आपको देखने मिलेगी। सो बेसिकली दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज टमी टाइम। टमी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग एज, स्पेशली हेड एंड नेक कंट्रोल के लिए। बहुत लोग बच्चे पसंद नहीं करते, स्पेशली उन लोग को बहुत चिढ़ चढ़ता है इसमें। सो व्हाट यू कैन डू इज, अगर वो बहुत ज्यादा चिढ़ रहा है तो सॉफ्ट सरफेस वगैरह मतलब या ब्लैंकेट रख दो, या फिर अगर कुछ सॉफ्ट वाटरी चीजें हो वो रख सकते हैं आप। सो अपना मतलब जो सराउंडिंग्स वो जिसपे मतलब एक हाँ सराउंडिंग चीजें थोड़ा चेंज करके उसके ऊपर लिटा सकते हैं। और स्टार्टिंग में हाँ थोड़ा बच्चा चिढ़ेगा, नहीं करता है हमेशा इतना पसंद टमी टाइम को। सो adaptability is again one thing, so you will have to repetitively make the child get into that position for that child to be adjustable to that one। मतलब इट्स लाइक नहीं कर रहा करके छोड़ नहीं देना, 2-4 बार चिढ़ेगा रोएगा बहुत, बट अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट, सो यू विल हैव टू मेक श्योर कि वो बच्चा उस पोजीशन में रहे। मतलब और जबरदस्ती भी नहीं करना कि हाँ ऐसे रखे जाना, ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ा प्रॉब्ली चेंज द पोजीशन फॉर अ वाइल, वापस इसमें लाओ 1-2 मिनट के लिए बैठता है तो ठीक है, फिर सारी चीजें उसके मनपसंद खिलौने रख दीजिए। तो ये सारा चीजें करके यू कैन गेट द चाइल्ड टू adjust to this position, and that will help in increasing the neck control, head and neck control basically. Then next comes attain and maintain upright position. So upright generally sitting से start होता है, तो सिटिंग पोजीशन में आने के लिए भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, we'll discuss in detail in the next presentation of mine. So anyways, so attain or maintain generally it starts with the head and neck position first. So जैसे जैसे इसका head and neck control improve होगा वैसे वैसे हम transition करके दूसरे sitting तक आ सकते हैं। तो अगेन ऊपर खुद से आके बैठना भी एक लंबा प्रोसेस है फॉर सीपी चाइल्ड। आई मीन जैसे गिनती करो तो इजीली 1 2 3 करके हम पहुंच जाएंगे, बट टू get the child into that position is again a long process. It needs a lot of repetition, it needs a lot of patience and a lot of time actually for the child to get into that। मतलब as in बहुत बच्चे चिढ़ेंगे कैसे भी मूवमेंट करके यहाँ तक लाना, और चिढ़ेंगे उनको दर्द होगा। सो एंड मेनली हमें ध्यान देना है कि वो बच्चा खुद से वो पोजीशन तक आए। मतलब अगर वो यहाँ पे लेटा है, आपने उसको ऐसे बिठा दिया एंड देन इफ यू आर मेकिंग कि हाँ उसको थोड़ा सा पकड़ के थोड़ा स्टेबलाइज करो, वो धीरे धीरे वो पोजीशन तक आएगा, वो थोड़ा सीखेगा उस पोजीशन को मेंटेन करना, बट उसका जो बीच का प्रोसेस है वो छूट जाएगा। सो इफ ही स्लीप्स, अगर वो लेटा हुआ है उसको ऊपर जब अगर आप हैं तो आप उठा के उसको बिठा सकते हैं, पर अगर आप अराउंड नहीं है और उसको बैठना है तो ही विल नॉट नो कि वो कैसे बैठ सकता है। सो उसको धीरे धीरे जैसे वो खुद से जितना अपने से करना है, यू कैन ऑलवेज हेल्प, बट मेक श्योर कि वो बच्चा उस पोजिशन में खुद से आए, जैसे लेट के सीधा बैठने का। All the transition probably will discuss in the next presentation.
ओके, सो ये बेसिक एम्स थे हम एज अ फिजियो, क्या क्या इम्पोर्टेंट स्टेजेस हैं और इस किस स्टेज में कैसे ये करना, आई मीन लाना है बच्चे को. So next is reducing spasticity. Spasticity is nothing but जो एक्सटेंसा टोन की मैं बात कर रही थी कि बच्चा अगर लेटा भी है तो वो एक ऐसे उल्टा पोजीशन में उल्टा सी जैसे बन जाता है, बहुत बार ऐसे होता है. तो वो पोजीशन को रिड्यूस करने के लिए, मतलब उसका इंटेंसिटी रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज पोजिशनिंग. पोजिशनिंग जैसे पिक्चर में दिखा है, अगर कॉर्नर चेयर अवेलेबल है तो आप जितनी देर बच्चे को कॉर्नर चेयर में बिठा के, लैब बोर्ड अगर एक डेस्क जैसा अवेलेबल है तो आप उसको जितनी एक्टिविटीज करवा सकते हैं वो अच्छा होता है. मतलब वो बैठेगा तो बैठना सीखेगा तो उसका जो ये पीछे जाने का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके कम होता रहेगा. इसमें उसका नेक कंट्रोल वगैरह भी अच्छे से आएगा. एंड जैसे ये हो गया सिटिंग पोजीशन में. जैसे लाइंग डाउन सो रहा है तो उसको जनरली सीधा अगर हम सुला रहे हैं तो दोनों तरफ तकिया रख के पीछे एक तकिया रखना है और घुटनों के यहाँ एक तकिया रखना. सो साइड का जो तकिए हैं वो इसको स्टेबिलिटी देंगे बेसिकली ये पोजीशन को. और हमने जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे हेड का पोजीशन हमेशा थोड़ा झुका हुआ होना चाहिए लेटे हुए भी. तो आप तकिया उस हिसाब से रखें, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तकिए को ऐसे रखें कि उसका थोड़ा गर्दन झुका हुआ हो और घुटने ऊपर होंगे तो हिप्स कमर का तरफ भी थोड़ा ऊंचा रहेगा. तो इससे उसका जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा. तो वो बार बार जो पीछे जा रहा है उससे वो कम हो जाएगा. एंड साइड के तकिए उसको सपोर्ट भी देंगे. ये अगर हम सीधा सुला रहे हैं. और अगर हम बच्चे को साइड में सुला रहे सेम उसको भी झुका के रखना है. बच्चे को मोस्टली वो झुका हुआ ही रहेगा साइड में से, तो पीछे एक तकिया रहेगा ताकि वो रोल होके सीधा ना हो जाए. और घुटनों के नीचे एक तकिया रहेगा, एक एक पैर आगे जैसे पिक्चर में दिखाया है. सो वेन एवर यू आर मेकिंग द चाइल्ड स्लीप, मेक श्योर कि आप ये पोजिशन में ही सुलाएं. जितना ज्यादा सुलाएं, मतलब ऐसे ही सुलाएंगे उतना अच्छा रहेगा. एंड द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सटेंसर टोन विल रेड्यूस. नेक्स्ट आता है स्ट्रेचिंग. ठीक है, स्ट्रेचिंग और रेंज ऑफ मोशन के लिए मैं आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगी इसका. एंड जिससे आपको भी ज्यादा दिक्कत ना हो व्हेन अ लॉट ऑफ टाइम्स यू स्ट्रेन योर बॉडी टू जस्ट डू वन मूवमेंट इन द चाइल्ड्स बॉडी, मतलब चाइल्ड्स बॉडी पार्ट. सो आपको भी ज्यादा दिक्कत ना हो, आप भी इजीली कर पाओ, तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ. जस्ट 1 सेकेंड. Is it visible for you all? Yeah. Yes. Fine. So I'll just मैं सिर्फ लोअर लिम्ब का दिखाती हूँ अभी के लिए. जैसे बेसिक स्ट्रेचिंग होता है, टांगों की स्ट्रेचिंग वगैरह हम जो करते हैं. So I'll just start with the lower limb. So हम लोग पहले एंकल का देखेंगे, काफ स्ट्रेच हम बोलते हैं. So what you have to do is, अगर आप बैठे हो तो यहाँ बाजू में बैठ के आपने बस हाथ यहाँ नीचे रखना है और बाकी के बाजू से ये पैर को ऐसे रखना है. तो आपका बेसिकली पूरा हाथ का ये आ रहा है. और एक पैर रहेगा घुटनों के ऊपर, घुटनों के ऊपर, और बस हाथ से ऐसे स्ट्रेच करना. मतलब आपका मोस्ट ऑफ द जो भी प्रेशर आएगा वो आपके शोल्डर से आएगा. सो यू जस्ट हैव टू मूव योर बॉडी आगे की तरफ ऐसे. इट्स लाइक जस्ट पुश. सो बेसिकली इससे स्ट्रेच भी मिल जा रहा है
एंड प्लस आपको भी ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी. अ लॉट ऑफ टाइम्स एक नॉर्मल स्ट्रेचिंग और ये सारी थोड़ा इंटेंस, बिकॉज टाइटनेस ज्यादा होती है तो इससे मूवमेंट भी बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो जाती है. तो उसकी वजह से अगर हम, और हमें भी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, एंड देन वी एंड अप स्ट्रेनिंग आवर ओन बॉडी. सो अगर खुद का पोजिशनिंग सही से हो और प्रेशर कहाँ से कैसे लगाना है तो इतना दिक्कत नहीं होता है. यू विल नॉट स्ट्रेन योरसेल्फ. सो बेसिकली जो भी आप स्ट्रेचेस दे रहे हो, मेक श्योर योर बॉडी इज मूविंग एंड योर बॉडी इज इक्वली टेकिंग द वेट्स एंड देन यू डू इट. सो जैसे काफ का इट इज जस्ट दिस पार्ट इतना पार्ट है that has to be positioned and the weight should come from here. So ये हो गया एंकल का. एक हमारा आता है हिप स्ट्रेच. So उसके लिए what you can do is take the leg, okay, and put it on your shoulder, and body से you can just take it up ऐसे. So this way आपको भी, जैसे हम जनरली जो कोई भी करता है वो ऐसे उठा के ऐसे जाते हैं. सो इससे आपका बैक भी स्ट्रेन हो रहा है और इतना प्रेशर जितना चाहिए उतना नहीं लग पा रहा है. सो व्हाट यू कैन, ये वाला इजी हो जाता है. इसमें ज्यादा वेट भी नहीं आएगा एंड प्लस आपका बॉडी पूरा मूव करेगा. तो ये जो बॉडी मूव कर रहा है इसमें एक तो प्रेशर इक्वली जा रहा है. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो टेक द लेग ऑन योर हैंड एंड नी के ऊपर आपका हाथ रख के बस आपका ऐसे हाथ मूव करना है. बस इतना ही आपका मूवमेंट आना चाहिए. सो दैट वे दिस इज अगेन अनदर थिंग दैट यू विल नॉट स्ट्रेन योर बॉडी. सो ये दो चीजें, जैसे लोअर लिम्ब का स्ट्रेचिंग सबसे डिफिकल्ट वाले ये होता है, इसी में सबसे ज्यादा बॉडी का स्ट्रेन होता है. सो दीज आर द इजी वेज वेयर यू विल नॉट स्ट्रेन योरसेल्फ एंड बच्चे को भी अच्छे से स्ट्रेच आएगा. ओके, ये दो स्ट्रेचिंग हो गए. सो स्ट्रेचिंग में जनरली व्हेनेवर यू आर डूइंग अ पोजीशन, जैसे मैंने अभी ये पैर ऊपर उठाए तो वो पोजीशन हमेशा मिनिमम ऑफ 10 सेकेंड्स के लिए मेंटेन करना होता है. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग. अ लॉट ऑफ टाइम्स जैसे ये मूवमेंट, जैसे पैर हम जैसे बहुत लोग बस ये वाला मूवमेंट बहुत सिर्फ ऐसे करके छोड़ देते हैं. सो दैट इज नॉट स्ट्रेचिंग. सो स्ट्रेचिंग बेसिकली एक पोजीशन पे ले जाओ, जितना वो बच्चा टॉलरेट कर सकता है वो खिंचाओ एंड देन मेंटेन दैट फॉर लाइक 10 seconds एंड देन कम डाउन. सो ये हम 3 to 5 times फॉर द स्टार्ट हम लोग ऐसे कर सकते हैं. आई मीन यू स्टार्ट विथ 3 to 5 times ऑफ ईच मसल. जैसे एंकल हो गया, फिर हिप्स का, जैसे अभी हिप्स का किया, फिर हाथ का, कोई भी आप स्ट्रेच कर रहे हो तो मेंटेन दैट पोजीशन फॉर मिनिमम ऑफ 10 seconds. Okay, then comes range of motion. So that is actually the difference I wanted to tell you. Maybe stretching में जैसे हम एक position maintain करते हैं, वैसे range of motion exercises में जरूरी नहीं है. As you can see in the picture, you're just moving that part. Just I'll just show you. If I want to, I'll do the knee ka movement. So basically, this is what a range of motion exercise is. You just keep moving that part. ये part को ऐसे move करना है ऊपर नीचे and like 3 to 5 times. And then वैसे ही different parts को, हर एक part का movement हम लोग जो कर रहे हैं, that is what range of motion exercises. उसमें जैसे अगर मैं अपना हाथ इतना ऊपर ले जा सकती, so and ये मेरा लिमिट है, so यहाँ तक मैं ले जा रही हूँ एंड इतने ही मूवमेंट में मैंने 3 से 5 बार मैंने ये कर ली, तो इतना ही 3 to 5 times में करना है. सो दैट बिकम्स अ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज. इट्स लाइक जितना मूवमेंट पॉसिबल है उतनी मूवमेंट में हम उसका ये पार्ट मूव कर रहे हैं.
ओके, ये हो गया. एंड देन कम्स लास्ट में स्प्लिंटिंग. जैसे बहुत टाइटनेस की वजह से एक पोजीशन में हो जाती, मतलब अडेप्टेबिलिटी हो जाती है उसकी, बच्चे की अडेप्टेबिलिटी हो जाती है. जैसे बहुत सारे बच्चे हाथ ऐसे मुट्ठी रख रख के बहुत बार उनका हाथ ऐसे ठहर जाता है, या फिर उनका मूवमेंट ही इतना रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है, और इससे ज्यादा उनको बहुत टाइट, मतलब यहाँ पे पूरी टाइटनेस डेवलप हो जाती है, जैसा फोटो में देख रहे. सो देर आर डिवाइसेस लाइक स्प्लिंट्स एंड ऑर्थोसिस, जो पहले तो जो नॉर्मल एक स्ट्रेच देते हैं, जो भी पार्ट में चाहिए उतना स्ट्रेच मिलता है पूरे टाइम. एंड जैसे ऑर्थोसिस होता है, जैसे एएफओस जो हो गए, वो वॉकिंग में या फिर हाफ नीलिंग एक्सरसाइजेस जो कर रहे हैं, स्टैंडिंग कर रहे हैं, तो उन सब चीजों के लिए हमें ये ऑर्थोसिस काम आता है. सो स्प्लिंट्स इज बेसिकली कोई भी एक्टिविटी करवानी है या स्ट्रेच दिलवाना है कंटिन्यूसली, तो स्प्लिंट्स काफी यूजफुल होते हैं. एंड बेसिकली वो हैंड फंक्शंस के लिए बहुत काम आते हैं. सो जनरली ऑर्थोसिस और स्प्लिंट्स का हम लोग एडवाइस करते हैं कि एक नॉर्मल पहले अच्छे से स्ट्रेच करके एंड देन यू मेक द चाइल्ड वेयर इट. सो जितना ज्यादा पहनाएंगे ये सारी चीजें, स्प्लिंट्स एंड ऑर्थोसिस, उतना ज्यादा अच्छे से you will be able to see the difference in the movements and in the functions of hands or legs, whatever you are using according to that. So that was it. So if you have any questions,